दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स पर आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखना चाहिए। तभी आप इस वीडियो लेक्चर की क्वालिटी को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 28 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया गया है और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बनाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट। आपका इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की। इसकी घोषणा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने कर दिया है। हर एक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। घोषणा करता है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। लेकिन जो भी खेल पुरस्कार हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। हमारे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। देखिए, अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि किस खिलाड़ी को किस खेल के लिए पुरस्कार दिया गया है। खेल खिलाड़ी का संबंध आपको ध्यान रखना होगा। जैसे श्री गुकेश डी, इनको शतरंज के लिए दिया गया है। आप जानते हैं कि ये इस साल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता इन्होंने 2024 में, और ये सबसे कम उम्र के पूरे दुनिया में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने यह खिताब जीता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत सिंह, इनको हॉकी के लिए दिया गया है, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और मनु भाकर निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2024 के ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीता। पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में और दूसरा टीम स्पर्धा में। एक ही ओलंपिक में किसी भारतीय के द्वारा 2 पदक का जीता जाना यह पहली बार मनु भाकर के द्वारा किया गया है। यानी ये पहले भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा दिमाग में। इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। आइए एक एक करके हम उन खिलाड़ियों के नाम और वे किस खेल से हैं इसको देखते हैं, क्योंकि खेल और खिलाड़ी ये दोनों का जो संबंध है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, यह अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुश्री यारा जी, इनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। अनुरानी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। नीतू मुक्केबाजी से संबंधित हैं। स्वीटी मुक्केबाजी के लिए दिया गया है। वंतिका अग्रवाल शतरंज के लिए दिया गया है। सलीमा टेटे को हॉकी के लिए दिया गया है। अभिषेक को हॉकी के लिए दिया गया है। संजय को हॉकी के लिए दिया गया है। जर्मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुखजीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी के लिए दिया गया है। प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। जीवन जी दीप्ति को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। सचिन सरजेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। धर्मवीर को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। प्रणव सुरमा को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है।
एज होकाटो सेमा, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। सिमरन जी को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। नवदीप को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तुलसी मथी मुरुगेशन पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नित्या श्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। रुबीना फ्रांसिस पैरा निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। स्वप्निल सुरेश कुशाले निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। सरबजोत सिंह निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। अभय सिंह स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं। साजन प्रकाश तैराकी के खिलाड़ी हैं। श्री अमन कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, आखिर इतने खिलाड़ियों को किस खेल के लिए दिया गया है, कैसे याद रखेंगे? इसी समस्या के हल के रूप में आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसका ट्रिक प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो यार अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि हमारी मेहनत आपके लिए है। हम आपके लिए काम करते हैं ताकि हम आपकी सफलता में एक छोटा सा ही एक इम्पॉर्टेंट योगदान दे सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखेंगे ना, तो आप इस वीडियो लेक्चर का अधिकतम फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के बीच में जाइएगा नहीं। अभी इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए, आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट तथ्य प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर की क्वालिटी क्या है, आप खुद जज करिएगा। अब आइए देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 के लिए किसको दिया गया है। आजीवन के श्रेणी अर्जुन पुरस्कार आजीवन जो है ये वैसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अब रिटायर कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वे खेल में अभी भी योगदान दे रहे हैं। तो सुचा सिंह एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। मुरलीकांत राजा राम पेटकर पैरा तैराकी के खिलाड़ी हैं। इन दो खिलाड़ियों को अर्जुन आजीवन पुरस्कार 2024 दिया गया है। अब आइए देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 तीन खेल प्रशिक्षकों यानी कोचेस को दिए गए हैं। सुभाष राणा, इनको पैरा निशानेबाजी के लिए दिया गया है। दीपाली देशपांडे, ये एक कोच हैं निशानेबाजी के। और संदीप सांगवान, ये हॉकी के कोच हैं, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन इस श्रेणी में दो कोचेस को दिया गया है। एस मुरलीधरन, जिनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है। अरमांडो एग्नेलो कोला को फुटबॉल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया है। जो हमारे यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं ना, उसमें जो विश्वविद्यालय विजेता होता है उसी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। तो इस साल ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस यह एक पुस्तक है जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने लिखा है। दोस्तों, यह जो पुस्तक है ये जम्मू कश्मीर के 3000 सालों के इतिहास को बताती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक एग्जाम की दृष्टि से है। तो आप याद रखिएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय अनुसंधान परिषद ने संयुक्त प्रयास से यह पुस्तक लिखी है। श्री भुवनेश कुमार, ये हमारे जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है UIDAI, जो हमारे लिए आधार कार्ड बनाता है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। अब 16 जनवरी को
2025 से लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो लोकपाल दिवस आपके एग्जाम्स में दिवस पूछे जाते हैं, तो क्योंकि ये नया इसी साल से मनाया जा रहा है, 2025 से पहली बार मनाया जा रहा है, लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2014 को हमारे यहाँ लोकपाल की स्थापना हुई थी। लोकपाल जो एक संस्था है उसकी स्थापना हुई थी। आप जानते हैं अन्ना हजारे का आंदोलन आपको तो याद होगा, जिससे अरविंद केजरीवाल जी निकले और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनके पार्टी का ही शासन पंजाब में भी है। तो लोकपाल जो संस्था है हमारे देश में, वो 16 जनवरी 2014 को स्थापित हुई थी। तो इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारे यहाँ जो अभी लोकपाल है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय लोकपाल, उसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अभी जो लोकपाल है हमारे देश में, उसमें एक अध्यक्ष हैं और 6 सदस्य हैं। रक्षा मंत्रालय ने, हमारे देश का जो रक्षा मंत्रालय है, इसने कहा है कि हम 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाएंगे। यानी हमारे देश की जो रक्षा प्रणाली है, जो हमारे यहाँ सेनाएं हैं, उनको आधुनिक हथियार प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसमें और इनोवेशन किया जाएगा। तो सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय ने 2025 को घोषित किया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, एक देश है वानुअतु, यहाँ पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। तो भारत सरकार ने इस भूकंप प्रभावित देश को $5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी कि एक आइलैंड है। यह पापुआ न्यू गिनी जो एक देश है ना, ऑस्ट्रेलिया, उसके आसपास ही आपको दिखाई देगा। इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट विला है, और इसकी मुद्रा का नाम है वातु। नाम काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी मुद्रा को VUV के रूप में लिखा जाता है। तो आपकी इसकी राजधानी और मुद्रा को ध्यान में रख लीजिए। और किस देश को जो भूकंप प्रभावित है उसको भारत ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। विश्व ब्लिच शतरंज चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने संयुक्त रूप से जीता है। यानी ये दोनों संयुक्त विजेता हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच मैच टाई हो गया था। जू वेंजुन ने महिला विश्व ब्लिच शतरंज चैंपियनशिप जीती। ये चीन के खिलाड़ी हैं। तो महिला वाला किसने जीता है? जू वेंजुन ने। और हमारे देश के महिला शतरंज खिलाड़ी R वैशाली ने महिला विश्व ब्लिच शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, R वैशाली ने। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में अनन्या नायडू जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, उन्होंने महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तथ्य को आप नोट कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2015 से लेकर 2023 के बीच भारत में मलेरिया के मामले और इससे होने वाली मौतों की संख्या में 80% की कमी आई है। आप इस तथ्य को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है और 2015 से 2023 तक के पीरियड की बात कर रहा है, जिस दौरान भारत में 80% मलेरिया के मामले और उससे होने वाले मौतों की संख्या में कमी आई है। काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है आपके परीक्षा के दृष्टि से। H1B वीज़ा, इस वीज़ा को आप ध्यान में रखिएगा, ये अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे व्यक्ति जो अमेरिका में अमेरिकी कंपनी में काम करना चाहते हैं उनको ये वीज़ा चाहिए। मान लीजिए आप अमेरिका के किसी कंपनी में अमेरिका में जाके नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अमेरिका से H1B वीज़ा प्राप्त करना होगा। तो H1B वीज़ा काफ़ी अभी चर्चा में है। ट्रम्प जी के जीतने के बाद
तो आप H1B वीज़ा अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, इस बात को बस याद ध्यान में रखिए और कोई भी चीज़ आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी दक्षिण कोरिया में बहुत बड़ी प्लेन दुर्घटना हुई है। वहाँ जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 181 लोग सवार थे, उसमें से 179 लोग मारे जा चुके हैं। और यह जो दुर्घटना हुई है ये दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पे हुई है। तो मुआन एयरपोर्ट कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में है। और जो एयरप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो जो है वो जेजू एयरलाइंस का प्लेन था। तो जेजू एयरप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो बस इतनी बातें आप इसमें ध्यान में रख लीजिए। 2024 में जो ताइवान है वहाँ का स्टॉक मार्केट है जिसका नाम है टाईएक्स। जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, उसी तरीके से ताइवान का स्टॉक मार्केट है टाईएक्स। ये 2024 में एशिया प्रशांत बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट है। तो एक तथ्य तो ये हो गया कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो टाईएक्स ने किया है 2024 में। और कुछ और भी महत्वपूर्ण जो स्टॉक मार्केट हैं जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं उसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है। तो ताइवान का टाईएक्स हो गया, इस तरीके से जापान का निकेई है, हांगकांग का हैंगसेंग है, चीन का CSI 300 है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मार्केट का नाम है ASX 200, भारत का निफ्टी 50 सेंसेक्स हो गया, और दक्षिण कोरिया का है कोस्पी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से देश के स्टॉक मार्केट का क्या नाम है। तो दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट का नाम जैसे कोस्पी है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट किस देश का है, आपको मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है, या कोई किसी मार्केट का नाम दे दिया जाए और आपसे देश पूछ लिया जा सकता है। तो आप मेरी आपको सलाह होगी क्योंकि आप इस कुछ जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और ताइवान का टाईएक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है एशिया प्रशांत के बाज़ारों की बात किया जाए तो। एशिया प्रशांत मतलब जो एशिया है और जो प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं उसकी बात हो रही है। ओसामा सुजुकी का निधन हो गया। जो सुजुकी कंपनी है ये जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है। आप जानते हैं हमारे यहाँ मारुति सुजुकी की कार बिकती है। तो सुजुकी को भारत में लेकर किन्होंने आया, ओसामा सुजुकी, उनका निधन हो गया है। तो दो तीन बातें इसमें याद में रखिए कि ओसामा सुजुकी का निधन हुआ है और सुजुकी जो है जापान की कंपनी है, याद रखिएगा। इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण जापान की कंपनी हमारे देश में जैसे टोयोटा है, जैसे कि निशान है। तो बस इतनी बातें आप ध्यान में रखिए कि सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है और ओसामा सुजुकी का निधन हुआ है जो इसके प्रेसिडेंट थे पहले। सलमान रुश्दी काफ़ी चर्चा में है फिर से, क्योंकि उनकी जो पुस्तक थी सैटनिक वर्सेस, यानी सैटनिक वर्सेस जो पुस्तक है सलमान रुश्दी की, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इस पुस्तक पर भारत में प्रतिबंध थे बिक्री में। ये पुस्तक भारत में नहीं बिक सकती थी, लेकिन अब वो प्रतिबंध हट गया है। और इस पुस्तक पर प्रतिबंध किसने लगाया था? राजीव गांधी की सरकार ने। यानी जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब सलमान रुश्दी की जो पुस्तक है सैटनिक वर्सेस, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आपको लिए जो पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित जो टॉपिक है उसके तहत आप याद रखिए सलमान रुश्दी की है पुस्तक सैटनिक वर्सेस, और इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हम्पी कोनेरू ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है। ये भारत के आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं और महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले ये भारत के खिलाड़ी हैं और ये दूसरी बार इन्होंने जीता है। और ये भारत के पहले खिलाड़ी ऐसा हो गए हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को 2 बार जीता है।
तो हम्पी कोनेरू ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दक्षिण अमेरिका का एक देश है पैराग्वे, वहाँ पर आयुर्वेद पर काफ़ी काम किया जा रहा है। बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पे भारतीयों की संख्या मात्र 1000 है। तो बस ये चर्चा में है, तो आप याद रख लीजिए कि पैराग्वे की राजधानी कहाँ है, असुनसियन, और इसकी मुद्रा है गुआरानी। आपकी एग्जाम्स में देश की मुद्रा और राजधानी पूछे जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेद पर काम हो रहा है और वहाँ पर जो अभी हमारे मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस देश का उल्लेख किया था, तो मुझे लगता है कि ये देश की राजधानी और मुद्रा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, इन्होंने 8484 गेंद पर 200वां विकेट अपना लिया और इस तरीके से ये सबसे कम गेंद पे 200 विकेट पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं। इससे पहले मोहम्मद शमी ने 9896 गेंद में 200 विकेट लिया था। अगर मैच के लिहाज से बात करेंगे तो 200 विकेट सबसे कम मैचों में पूरे करने वाले रविचंद्रन अश्विन है, उन्होंने 37 मैचों में 200 विकेट लिया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 44 टेस्ट मैचों में 200 विकेट पूरे किए हैं। तो मैच के लिहाज से अश्विन सबसे तेज़ी से 200 विकेट पूरे किए, लेकिन अगर गेंद्स के हिसाब से बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पे आ गए। और 44वें टेस्ट में 200 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले रविंद्र जडेजा ने भी 44 टेस्ट मैचों में 200 विकेट लिया है। तो अगर आप फास्टेस्ट मैच के लिहाज से बात करेंगे तो ये दूसरे स्थान पे हैं रविंद्र जडेजा के साथ, लेकिन पहले स्थान पे हैं रविचंद्रन अश्विन जो 37 मैचों में लिया। लेकिन गेंद के हिसाब से जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पे होंगे। भारतीय की बात कर रहा हूं। भारत में 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच हमारे देश में पहली बार विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन होगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वेब्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होगा हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 5 से 9 फरवरी 2025 तक पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है। तो भारत में दिल्ली के अंदर हो रहा है, इस बात को आप नोट रखिएगा। अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ जो हमारे फिल्मी सितारे हैं उनके नाम लिए थे, क्योंकि हमारे देश में भी एक ही साथ कुछ ऐसे सितारे हैं, फिल्मी सितारे, जिन्होंने 100वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसे राज कपूर साहब हीरो भी थे, फिल्म निर्माता निर्देशक भी थे, उनकी 100वीं जयंती मनाई 2024 में हमने। मोहम्मद रफ़ी की भी 100वीं जयंती मनाई गई। इसी तरीके तेलुगु सिनेमा के फिल्म निर्माता अकी नेनी नागेश्वर राव, जिनको शॉर्ट में ANR कहा जाता था, उनकी भी 100वीं जयंती मनाई हमने। तपन सिन्हा जो सामाजिक फिल्म बनाते थे, उनकी भी 100वीं जयंती थी। तो क्योंकि इनका नाम है तो बस आप जस्ट याद रख लीजिए। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलाशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बन गए। तो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन है? मिखाइल कावेलाशविली, ये पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए कि जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो तिबिलिसी, तिबिलिसी यहाँ की राजधानी है। और इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? सलोमी जोराबिचविली। और जॉर्जिया की मुद्रा है लारी। तो जॉर्जिया का आप राष्ट्रपति कौन है उसका नाम याद रखिए, क्योंकि ये नए बने हैं। और इसकी मुद्रा और राजधानी आप ध्यान रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम पनामा कैनल की बात करेंगे। ट्रम्प जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए अमेरिका में, तो उन्होंने घोषणा की कि हम जो हैं सो पनामा कैनल को फिर से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं।
तो पनामा कैनाल थोड़ी सी चर्चा में है, तो आपको ज्योग्राफी के ध्यान से लिहाज से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रख लीजिए कि पनामा कैनाल की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, और यह जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यह जलमार्ग। ठीक है, तो कौन से दो महासागर को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, और 82 किलोमीटर की लंबाई है। बस इतनी बातें आप याद रख लीजिए। जसप्रीत बुमराह 200 विकेट पूरे किए उन्होंने, संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज भारतीय बन गए हैं मैच के लिहाज से, क्योंकि 44वें मैच में इन्होंने 200 विकेट पूरा किया है, और रविंद्र जडेजा ने भी 44वें मैच में ही 200 विकेट पूरे किए थे। लेकिन सबसे तेज किन्होंने 200 विकेट पूरे किए हैं? 37 मैचों में रविचंद्रन अश्विन ने। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है, आप जानते हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन गेंद के लिहाज से जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पे हैं 200 विकेट पूरे करने के मामले में। आशी चौकसे ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपियन अंजुम मौदगिल को हरा दिया है, और इन्होंने यह खिताब जीत लिया है। तो बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए कि आशी चौकसे ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा को जीत लिया है 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स मिशन, 30 दिसंबर को इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन को लॉन्च कर दिया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो कहाँ से छोड़ा गया है, कब छोड़ा गया है? 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है, और वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में है। स्पेसडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस मिशन में अंतरिक्ष में 2 उपग्रह छोड़े गए हैं, और उन 2 उपग्रहों को आपस में मिलाने की कोशिश की जाएगी अंतरिक्ष में। यानी 2 अंतरिक्ष यानों या 2 उपग्रहों को आपस में अंतरिक्ष में मिलाया जाए, ऐसी ये टेक्नोलॉजी का परीक्षण है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी तक अमेरिका, चीन और रूसी प्राप्त कर चुके हैं, और कोई भी दूसरे देश के पास ये टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत प्लान कर रहा है कि चंद्रयान 4 हम लॉन्च करेंगे, और गगनयान मिशन हो, चाहे भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का जो लक्ष्य है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या है? अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना। तो अभी जो लॉन्च किया गया है 31 दिसंबर को, इसमें चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रह साथ भेजे गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, और इनको अंतरिक्ष में मिलाया जाएगा। और अगर ऐसा करने में सफल हो जाता है भारत, तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। यानी डॉकिंग टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन में PSLV C60 नामक लॉन्च व्हीकल से यह मिशन लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के साथ लोथल समुद्री विरासत का वैश्विक केंद्र बनेगा। दोस्तों, हमारे देश में एक कार्यक्रम है सागरमाला कार्यक्रम। उसके तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए देश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बना रहा है। और लोथल, आप जानते हैं कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो गुजरात में लोथल जो है एक जगह, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल, उसमें बंदरगाह था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। इसी तरीके से और भी जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं, जो समुद्री विरासत स्थल हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है सागरमाला कार्यक्रम के तहत। तो कौन से कार्यक्रम है? सागरमाला कार्यक्रम है। और लोथल आपके लिए इम्पोर्टेंट जगह है आपके इतिहास के दृष्टि से भी, और वहाँ पर क्योंकि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है,
इसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल के लिए तमिल शिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से फिजी में शुरू हुआ है। तो फिजी में तमिल का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है तमिल। तो फिजी में इसका प्रशिक्षण शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है विपुल कुमार, एसबी दाते, एके लोहाटी, उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विपुल कुमार। विपुल कुमार को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। क्योंकि ये भारतीय हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, काम्या कार्तिकेयन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर बात करें तो उसने कहा है कि भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर लगभग 24,000 टन सोना है। यह आभूषण के रूप में दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11% है। तो क्योंकि एक रिपोर्ट है तो आप बस एक बार ध्यान में रख लीजिए कि 11% गोल्ड जो है आभूषण के रूप में भारतीय महिलाओं के पास है पूरी दुनिया की। और दक्षिणी क्षेत्र में भारत के कुल सोने का 40% हिस्सा, यानी अगर भारत में 100 किलो सोना हो तो 40 किलो सोना कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण भारत में। और पूरे भारत में केवल तमिलनाडु में आपको 28 किलो सोना मिल जाएगा। यानी पूरे भारत की 28% सोना कहाँ पर मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। और 40% कहाँ मिलेगा? पूरे दक्षिण भारत में। तो इतना तथ्य आप ध्यान में रखिए, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मिस्र ने नए स्वेज नहर चैनल का विस्तार कर दिया है। मतलब जो स्वेज नहर है, जो आप जानते हैं, वो अभी मिस्र के नियंत्रण में है। और वहाँ पर स्वेज नहर के उपयोग जो करते हैं जो देश, जो व्यापार होता है उसके लिए उसको आय भी प्राप्त होते हैं। तो अभी उसका उन्होंने विस्तार किया है, 10 किलोमीटर उसका एक्सटेंशन किया है मिस्र ने स्वेज नहर का। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बाकी स्वेज नहर से रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रख लीजिए कि स्वेज नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो मिस्र में स्थित है और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किस किस सागर को जोड़ रहा है? भूमध्य सागर और लाल सागर को याद रखिएगा, मिस्र में स्थित है। और मिस्र ने भी 10 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन किया, इसको बढ़ाया है। और ये मिस्र के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1859 से लेकर 1869 के बीच हुआ था। और इसके निर्माण में जो इम्पोर्टेंट इंजीनियर थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। 17 नवंबर 1869 को इसका उद्घाटन हुआ था और इसकी जो लंबाई है वो 193 किलोमीटर है। तो इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आप याद रख लीजिए, आपके ज्योग्राफी के दृष्टि से और करंट अफेयर्स दोनों के दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। गूगल ने कहा है कि ओपन एआई के कंपटीशन में ये जेमिनी एआई लेकर आएगा। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी ओपन एआई काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है। ओपन एआई को किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने। उसी तरीके से ये गूगल का चैट जीपीटी है एक तरीके का, जिसका नाम है जेमिनी एआई। आपके कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम होते हैं, आप देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो आप बस इतना सा याद रख लीजिए कि जो जेमिनी एआई किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। और ओपन एआई का मालिक अब कौन बन गया है? माइक्रोसॉफ्ट। बेल्जियम
1 जनवरी से डिस्पोजेबल ई सिगरेट, जिसको वेप कहा जाता है, इसकी बिक्री बंद कर दिया है। वहाँ पर अब ये नहीं बिकेगा। तो बेल्जियम अपने यहाँ इसकी बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका नाम है डिस्पोजेबल ई सिगरेट, जिसको शॉर्ट में वेप कहा जाता है। और यूरोपीय संघ का यह पहला देश है जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया है। जेफरी हिंटन का नाम सुना होगा। इनको इस 2024 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और साथ में अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड को भी संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी जेफरी हिंटन और अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया। जेफरी हिंटन को AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका गॉड फादर माना जाता है जेफरी हिंटन को। इन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा है दुनिया के ऊपर, मानवता के ऊपर, उसके प्रति चेताया है। इन्होंने कहा है कि आने वाले 30 वर्ष में 10-20% ऐसी आशंका है कि जो AI टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये मानवता का सफाया कर सकती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और ये AI के गॉड फादर माने जाते हैं जेफरी हिंटन। तो जेफरी हिंटन का नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि करंट अफेयर्स के तहत कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि इन सभी से प्रश्न आएंगे। तो आप लोगों को इस पर अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आप फिर देर क्यों कर रहे हैं, आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।